हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। बुरे दिन कोई ढोल पीट कर नहीं आते, दबे पाँव चुपचाप चले आते हैं, बिल्ली की तरह। जिंदगी में कोई एक निर्णय ऐसा हो जाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी यू टर्न ले लेती है। ऐसा ही कुछ वसुधा भाभी के साथ हुआ। यद्यपि मोहन भाई साहब की नौकरी छोड़ने का निर्णय वसुधा भाभी का नहीं था, लेकिन उसके प्रभाव तो उन पर भी पड़ते ही थे। घर में सास नंदों के बीच में रह पाना दुश्वार होता जा रहा था। सास हर बात में अपनी चौगराहट चलाती थी और ननद हमेशा भाभी के विरुद्ध सास को भड़काती थी। पति कब तक साथ दे, वह भी अपनी माँ का बेटा और बहनों का भाई है। आखिर उनसे भी हर वक्त रार नहीं ठान सकता था। वह लंका में विभीषण की तरह रहने लगी थी वसुधा भाभी। दिन गुजरते रहे, आस बंधती रही। आस पर ही तो आदमी जिंदा है, कल शायद अच्छा होगा, सब लोग यही तो सोचते हैं। नंदों की शादी के बाद शायद दिन बदल जाए, वसुधा भाभी सोचती रहती थी। बड़ी ननद की शादी होती उससे पहले ही खुशखबरी आ गई। वसुधा भाभी उम्मीद से हो गई। उसके चेहरे पर आभा बिखर गई, एक तो गर्व की आभा और दूसरे उल्लास का प्रकाश। खुशियों की रोशनी फैलने लगी थी। वसुधा भाभी के जीवन में बच्चे के साथ वसुधा भाभी के सपने भी बड़े होने लगे। आखिर एक दिन वह आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा सबको थी। गर्म खानदान को उसका वारिस मिल गया था। सब लोग बहुत खुश थे, मगर यह खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकी थी। बच्चे का एक कान गायब था। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। विधाता ने ये क्या कर डाला, इससे तो अच्छा था कि बच्चा होता ही नहीं। सब लोग मन ही मन सोच रहे थे, मगर कहने की हिम्मत किसी को नहीं थी। गांव में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि उसका उपचार हो पाता, और इतने छोटे बच्चे को शहर में कहां लेकर जाते। ईश्वर की लीला समझकर सब लोग चुप रह गए थे। वसुधा के नाम पर बच्चे का नाम वसु रखा गया। सास जी तो जैसी थी वैसी ही रहेंगी, बदल थोड़ी न सकती हैं। जब उन्हें पता चला कि बच्चे का एक कान ही नहीं है, तो उसका समस्त दोष उन्होंने वसुधा भाभी पर मढ़ दिया। हमारे खानदान में तो कोई नकटा बचा ही नहीं, तेरे खानदान में ही होगा कोई, उसी की ही देन है। बेचारी वसुधा भाभी खून का घूंट पीकर रह गई। रही सही कसर नंदों ने पूरी कर दी। वसु का कोई भी बुआ गोदी में नहीं लेती थी। कहती थी कि अंग भंग बच्चे को गोदी में लेने से भविष्य में उनके भी अंग भंग बच्चा पैदा हो जाएगा, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती। उनके इस व्यवहार पर मोहन को भी बहुत गुस्सा आता था, पर वह भी क्या कर सकता था। जिसके दिमाग में कचरा भरा हो उसका कोई क्या कर सकता है। वसु को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, मगर कोई इलाज नहीं बताया गया। यद्यपि वसु को सुनने में कोई परेशानी नहीं थी, मगर देखने में वो बड़ा अजीब सा लगता था। वसुधा भाभी की जिंदगी वसु की देखभाल करने में बीतने लगी। इसी बीच दो नंदों की शादी हो गई थी। अब केवल सबसे छोटी ननद बच गई थी, इसीलिए ननद के ताने कम हो गए थे। पर दोनों नंदों की कमी सास पूरी कर देती थी। उसके ताने बढ़ गए थे। बात बात पर वह उसके मायके वालों को कोसती रहती थी। जब जब वसुधा भाभी तानों की ज्वाला में झुलसती थी, तब तब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ गीत मन में ही मन गुनगुना लेती थी और स्वयं को सबल प्रदान कर लेती थी। करीब 2 साल बाद वसुधा भाभी घर से उम्मीद से हो गई। इस बार फिर उन्हें खुशी होने की बजाय चिंता अधिक हुई। कारण बड़ा स्पष्ट था। पता नहीं इस बार बच्चे में क्या कमी रह जाए। समय समय पर सोनोग्राफी करवाती रही, सब कुछ नॉर्मल निकलता था। फिर भी आशंकाओं के बादल छटने का नाम नहीं लेते थे। वे मन ही मन स्वयं से बातें करती थी। भगवान ने मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों की? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है।
और कभी किसी को कुछ बुरा भी नहीं सोचा है। फिर ऐसा बच्चा क्यों दिया भगवान ने? पर इन प्रश्नों का उत्तर कभी मिला है क्या किसी को जो वसुधा भाभी को मिलता? आखिर वो दिन भी आ गया जब एक बार फिर से किलकारियां गूंजने लगी थी। इस बार बच्चा हष्ट पुष्ट और बहुत सुंदर था। वसुधा भाभी ने जब उसका एक एक अंग देख लिया और संतुष्टि कर ली, तब उनके अधरों पर एक मुस्कुराहट आ पाई थी। तब उन्होंने भगवान को लाखों धन्यवाद दिया और उन अपशब्दों के लिए क्षमा याचना भी की जो कभी कभी निराशा में उन्होंने भगवान को सुना दिए थे। बल्लभ के आने के बाद वसुधा भाभी की जिंदगी में फिर से बहारें आ गई थी। उनका गोल मटोल चेहरा जो कांतिहीन हो गया था, उस पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियां पड़ गई थी, अब पुनः दमकने लगा था। ओठों पर मुस्कान खिलने लगी थी, आंखों में चमक आने लगी थी, गाल फिर से सुर्ख होने लगे थे, गले से मीठे तराने फूटने लगे थे और चाल में इतराहट भी आने लग गई थी। पर किसी की खुशी दुनिया वालों को कब बर्दाश्त होती है? ना जाने किसकी नजर लग गई वसुधा भाभी की खुशियों को। कहते हैं कि खुशियां पौष माह के दिन की तरह होती हैं, जो कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलता, और दुख 22 दिसंबर की रात की तरह लंबे होते हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। वसुधा भाभी की जिंदगी में फिर से अंधेरा छा गया। इस बार यह अंधेरा बहुत घना था, इससे बाहर आना असंभव सा लग रहा था। मोहन भाई साहब को एक दिन बुखार हो गया। बुखार कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं है, इसीलिए चिंता जैसी कोई बात नहीं थी। गांव में जो बंगाली डॉक्टर था उसी का इलाज ले लिया। 3 दिन हो गए बुखार नहीं उतरा, तो थोड़ी चिंता हुई। वसुधा ने शहर चलकर इलाज करने को कहा तो मोहन भाई साहब टाल गए। दुकानदारों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक दिन भी दुकान बंद नहीं करना चाहते हैं, चाहे वे बीमार हो या घर में अति आवश्यक काम हो, दुकान बंद नहीं होना चाहिए। मोहन भी इसी विचार वाला आदमी था। बुखार को टालता रहा। अब कई दिन हो गए थे। वसुधा भाभी ने हट पकड़ ली कि शहर जाकर इलाज करवाओ। तब जाकर उन्हें शहर ले जाया गया। बड़े अस्पताल में उसे मलेरिया बता दिया और मलेरिया का इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे बुखार उतरने लगा और मोहन ठीक होने लगा। सब चैन की सांस लेने लगे, पर होने को तो कुछ और ही होना था। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत बिगड़ गई। दौरे पड़ने लगे, एक बार नहीं बार बार दौरे पड़ने लगे। उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए। उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर में मोहन भाई साहब को सबसे बड़े अस्पताल सवाई मान सिंह में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टर ने उसके बचने की संभावना बहुत कम बता दी। सब घर वालों के तोते उड़ गए थे। सब लोग शोक के महासागर में डूब गए। एक हंसता खेलता युवक काल के गाल के सामने को तैयार बैठा था। एक कच्ची गृहस्थी उजड़ने ही वाली थी। एक कली जो कभी पूरी तरह खिल नहीं पाई थी, मुरझाने वाली थी। 2 छोटे बच्चे अनाथ होने वाले थे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जितना भला और सच्चा इंसान होता है वो उतना ही कष्ट उठाता है। वसुधा भाभी की जिंदगी में अभी कितने कष्ट और लिखे थे, यह किसी को नहीं पता था। कितनी भावनात्मक कहानी है, दिल को छू लेने वाली है कहानी। धन्यवाद।